चलो हम लोग जो मेन टॉपिक जो ये सीरीज हम लोग ने स्टार्ट किया था वो था स्टेट और यूनियन के बीच में संबंध या राज्य और केंद्र के मध्य संबंध। ठीक है, इसको हम लोगों ने कितने भागों में डिवाइड किया था? इसको हम लोगों ने डिवाइड किया था 3 भागों में, क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 11, 12 और 13 में डिफाइंड है। ठीक है, 11, 12 और 13 में डिफाइंड है। फिर हमने बोला था कि इसको हम लोग 3 रूप में स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि एक होगा विधायी या लेजिस्लेटिव और दूसरा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारा फाइनेंशियल और लास्ट होगा हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स यानी आपका व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल्स बहुत कुछ देखा है। तो आई जस्ट ट्राइड कि जो प्रीवियस वीडियोस है वो आप एक बार देख लो तो आपको ऊपर के सारे समझ में आएंगे। इट इज़ वेरी इजी लैंग्वेज, 5 मिनट लगेगा आपको रिविजन करने में। तो फॉर दैट थिंग अब वित्तीय पे आ जाए। देखो वित्तीय का हमने शायद ये आज तीसरा वीडियो होगा। द वीडियो लेंथ इज हाफ एन आवर्स ओनली, बट क्या है कि ये जो इसमें मैंने ट्रेड को भी इन्वॉल्व किया है। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स वाला जो भाग है उसको भी इन्वॉल्व किया है। सो इट विल बी अ बिगर 2 और 3 सीरीज। और ये सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सो आई ट्राइड दैट कि आपको मिनिमम से मिनिमम जल्दी से इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, सो लेट्स गिव अ रिविजन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है। देखो, एक तो जब हम लोग फाइनेंस रिलेशनशिप को देखते हैं तो ये आर्टिकल हमारे किसमें 268 से लेके आर्टिकल अनुच्छेद 293 तक है। ठीक है, इसके बीच में जितने भी वित्तीय रिलेशंस है सबको बताया गया है। नेक्स्ट, अब इसका बेसिस क्या है? बेसिस इसका ये है कि भारत शासन अधिनियम जो 1935 था उसके आधार पर इसको किया गया है। ठीक है, उसके आधार पर इसको किया गया है। बट इससे पहले क्या है कि हम लोग एक अनुच्छेदों को पढ़ लेते हैं जिससे कि इसको समझने में हमें इजी हो जाए। ठीक है, तो उसमें से वो 2 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद कौन से हैं? आर्टिकल्स कौन से? 265 एंड 266। एक्चुअली आर्टिकल 265 में ये बताया गया है कि जब तक ना हमारे पास ऑथोरेटिवली कोई लॉ बनाया नहीं गया है या लॉ पारित नहीं हुआ है, केंद्र और सरकार कोई भी कर या कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते। ठीक है, सो दैट्स व्हाई ये बोला गया कि अथॉरिटी ऑफ लॉ, जब तक ना कोई भी हमें एक प्राधिकार दिया जाए या विधि द्वारा, किसके द्वारा? विधि के द्वारा प्राधिकार। इसको आप अगर लिखोगे तो विधि के द्वारा प्राधिकार। ठीक है, विधि के द्वारा प्राधिकार दिया जाए तब तक हम कोई भी कर नहीं ले सकते। ठीक है, चाहे स्टेट हो या नहीं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि आर्टिकल 266। अब आर्टिकल 266 एक्चुअली क्या है कि इसमें हमें 2 चीजों के बारे में जानकारी दी गई है। एक हमारा क्या है? संचित निधि और एक हमारा लेख लेखा। इन दोनों का उल्लेख किया गया है। अब देखो, जब हम लोग फंड्स के बारे में या निधियों के बारे में बात करते हैं तो हम लोग 2 चीजों को देखते हैं। ठीक है, जब हम लोग निधियों के बारे में बात करते हैं या फंड्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के फंड्स आते हैं। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, ये क्या होता है? संचित निधि होती है, संचित निधि। क्लियर है? दूसरा होता है हमारा कंटीजेंसी फंड, जो कि आकस्मिक निधि होती है, क्लियर है? और ये होता है तीसरा हमारा पब्लिक फंड ऑफ इंडिया। क्लियर? तो ये क्या होगा? लोक रहेगा। अब देखो कौन सा किसमें पब्लिक अकाउंट्स के बारे में हमारा आर्टिकल कौन बताता है? अभी देखा हमने आर्टिकल 266 बताता है। ठीक है, उसी तरह आर्टिकल आपका कंटिजेंसी फंड जो हमारा आकस्मिक फंड है वो कौन सा बताता है? आर्टिकल 267 बताता है। और लास्ट वाला जो ये संचित निधि है अभी हमने देखा आर्टिकल 266 में इसका उल्लेख है। 266 में इसका उल्लेख है। अब पब्लिक फंड क्या होता है? देखो, कंसोलिडेटेड फंड को छोड़ के जो भी पब्लिक से रेवेन्यू वगैरह हमारा जब मोटे तौर पे रिसीव होता है किसको? इंडियन गवर्नमेंट को,
वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, हमारी पब्लिक फंड ऑफ इंडिया में आ जाती है, लोक रेखा में आ जाती है। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट मैंने बोला इस फाइनेंशियल रिलेशनशिप को हम लोगों ने किस कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 268 से 293 तक स्टार्ट करेंगे। बट इस ओवरऑल मॉड्यूल को हम लोग उन्हें कुछ पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे जिससे कि हम लोग को इजी हो जाए। तो पहला पार्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस एंड पावर्स, मतलब क्या कि जो कर है उनका कैसे विभाजन हुआ है, या सॉरी वितरण हुआ है, और कैसे ये जो वितरण करने की जो शक्तियां हैं उसका कैसे हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंट्रोल ऑफ स्टेट्स ऑन टैक्सेशन पावर। नेक्स्ट में इसमें हम लोगों ने 4 आर्टिकल्स देखे थे, ये 4 आर्टिकल्स बताएंगे कि कैसे के हमारे जो स्टेट्स हैं उनके पास क्या क्या पावर्स है हमारे कर को या टैक्सेशन के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू अमंग सेंटर एंड स्टेट। अच्छा, अब राजस्व का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है सेंटर और स्टेट में इकट्ठा हुआ, अब कैसे वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कितने परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये सारी चीजें। अच्छा, इसमें ये जो एक पॉइंट है, जो ये वित्त जो विभाजन होता है या वित्त का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो संबंध होता है, वो कौन तय करता है, वो हमारा वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन स्टार्ट करता है। ठीक है, सो दिस वन इज नॉट अ परमानेंट, ये एक परमानेंट निकाय नहीं है, ये क्या है, ये हमारा चेंजिंग होता है हर 5 इयर्स में, तो अस्थायी है। ठीक है, ये हमारा अस्थायी, और ये कौन बनाता है, ये हमारे प्रेसिडेंट बनाता है। क्लियर है इतना? सो वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑल दोस थिंग्स। क्लियर है? इसमें हम लोगों ने इन तीनों को पढ़ चुका है। फिर हम बोलते हैं कि हमारे इसमें हम लोग ने स्टार्ट लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इसमें हम लोग 3 इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन के बारे में बात करते हैं। वाई, एक होता है 80th, एक 88 एंड 101, ये तीनों संविधान संशोधन के बारे में मॉड्यूल रूप में हम लोगों ने डिस्कशन किया, क्योंकि इसमें जो सुधार हुए या इसमें जो ऐड हुए, जो ओमिट हुए, इन सभी का हम लोगों ने क्या क्या हमारे रिलेशनशिप में या करों में क्या क्या इम्पोर्टेंस हुआ, वो सब चीजें देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है कि हम लोग इस सेकंड स्टेप पर देखेंगे कि कंट्रोल ऑफ स्टेट्स ऑन टैक्सेस, मतलब राज्यों का जो हमारी कराधान शक्तियों पर कैसा कंट्रोल है। उसके पहले देखो क्योंकि कौन से टॉपिक पे ऊपर कौन सी कर कौन लेगा, मतलब राज्य भी कर लेगा और आपका यूनियन भी कर लेगा, मतलब केंद्र भी कर लेगा। ठीक है, स्टेट भी कर लेगा, ये भी कर लेगा। अब कौन किस कर पर क्या डिफाइंड है, वो सारी चीजें कहाँ पर है, 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में डिवाइडेड है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बोलेंगे कि इस जो हमारा केंद्र है इसके पास 15 टॉपिक्स है, इसके पास 20 टॉपिक्स है। ठीक है, जिसपे कर ले सकते हैं, और ये पहले वाला भी साझी सूची और केंद्र सूची पर डिफाइंड है। ठीक है, सूचियों में ही डिफाइंड है, सूची में। ठीक है, तीसरी चीज जो अवशिष्ट वाला है, अवशिष्ट वाला था, वो पावर किसके पास था, केंद्र के पास था, तो उस पर जो कर लगेंगे वो कौन लेगा, केंद्र ही लेगा। जैसे कि हमारा उत्पाद कर हो गया, या मतलब उपहार कर हो गया। ठीक है, गिफ्ट संपदा कर हो गया, संपदा कर, उपहार कर या व्यय, ये तीनों जो क्या थे, ये हमारे अवशिष्ट का था, और ये कौन करेगा, हमारा यूनियन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ इसके ऊपर। नेक्स्ट क्या है कि ये जो हमारा जो टैक्सेशन पावर है, किसका, स्टेट का जो टैक्सेशन पावर है, वो हम इन 4 मेन आर्टिकल्स में पढ़ते हैं। क्लियर है? ठीक, अब पहला आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 276। अब आर्टिकल 276 किस पर पड़ता है, वाणिज्य और व्यापार पर करता है, या रोजगार के अवसरों पर करता है, कि जितना वो टैक्सेशन देगा वो क्या होगा कि किसी एक नगर पालिका इधर उधर सारी जगह होगा, तब तक संघ मान्य नहीं होगा जब तक ये जो टैक्सेशन है 2500 से ज्यादा पर एनम किसी एक व्यक्ति पर हो जाए। ठीक है, तो ये इतना याद रखना कि ये बिजनेस एम्प्लॉयमेंट्स के ऊपर टैक्सेशन का ये आर्टिकल है, स्टेट के ऊपर, स्टेट का कंट्रोल है, याद रहे। फिर आर्टिकल 286, आर्टिकल 286 क्या कहता है, क्रय विक्रय या सेलिंग और परचेजिंग पर, क्रय विक्रय, क्रय विक्रय पर करता है। ठीक है, क्रय विक्रय पर करता है कि अगर उसके राज्य से बाहर कुछ भी जाए और तब उसका उस पर कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, यानी कैसे बात करें, समाचार पत्र को छोड़कर, अगर हम किसको बात कर रहे हैं, अगर हम ये बात करें कि समाचार पत्रों को छोड़ दे,
अगर हम समाचार पत्रों को छोड़ दें तो बाकी जो भी हम लोग स्टेट में ले रहे हैं वो उसके क्रय और विक्रय पर इसका रोक रहेगा। लेकिन जैसे ही कोई अगर ट्रेडिंग हो रही है आउट ऑफ इंडिया तो वो कर नहीं ले सकता। ठीक है, जैसे आउट ऑफ इंडिया की अगर ट्रेडिंग हो रही है, उसके राज्य से बाहर जा रहा है, तो वो उसके ऊपर कर नहीं ले सकता। सिमिलरली अब आर्टिकल 287 क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर, राज्य का जो विधानमंडल होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन विक्रय या जो भी चीजें हैं, जो भी उसकी सीमाएं हैं, उसके ऊपर क्या क्या नियम लागू हुए हैं वो इस आर्टिकल या इस अनुच्छेद में डिफाइन है। मतलब क्या कि जो विद्युत उत्पादन है, विद्युत विद्युत वितरण, उत्पादन, सेलिंग पर किसका है, सीमाएं निर्धारित, सीमाएं निर्धारित, ये वाला आर्टिकल करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है आपका आर्टिकल 288 इंटरस्टेट रिवर वैली, यानी कि देखो अगर केंद्र कोई एक नदी घाटी है, ठीक है, नदी घाटी, नदी या नदी घाटी, ठीक, कोई नदी या नदी घाटी है, वहां पर केंद्र क्या कर रहा है, वहां पर केंद्र एक आपका क्या था कि कोई एक प्रोजेक्ट बना रहा है जो कि वहाँ के डेवलपमेंट, वहाँ के लोकल लोगों के डेवलपमेंट, नदी घाटी के डेवलपमेंट के लिए, तो वहाँ पर वो कुछ बिजली यूज करेगा, कुछ पानी यूज करेगा, उत्पादन करेगा, उसका क्रय विक्रय करेगा, बाहर भेजेगा, तो उन सब पर कर लगेगा कि नहीं लगेगा वो प्रेसिडेंट पहले डिसाइड करेगा, फिर राज्य उन पर कर लगाएगा। तो इट इज वेरी शॉर्ट कि हम लोग का राज्य का जो कंट्रोल है, जो स्टेट का कंट्रोल है दैट के ऊपर ये 4 आर्टिकल से ही हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ पर है डिफाइंड, आपके अनुसूची 7 पर, केंद्र सूची राज्य, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। अगले पर क्या देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू अमंग यूनियन एंड लिस्ट। ठीक है, मतलब केंद्र और हमारे राज्य के मध्य में कैसे राजस्व का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक जो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए या संविधान संशोधन हुए, संविधान संशोधन हुए, जिससे कि आप डायरेक्ट वहां पर रिलेट कर सको। ठीक है, संविधान संशोधन एक्ट हुआ 80th, 88 और 101। क्लियर है, अब इधर आ जाओ। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें 4 आर्टिकल्स हम लोग देखेंगे, 268, 269, 270 और 271। क्लियर है, एक बोलेंगे कौन इम्पोज कर रहा है, लगा रहा है, लगा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर कलेक्ट कर रहा है, मतलब कलेक्ट एकत्रित कर रहा है, एकत्रित कर रहा है, और कौन वितरण कर रहा है, हमने कहाँ कहाँ इसका वितरण हो रहा है, यूज कौन कर रहा है। क्लियर है, तो देखो आर्टिकल 268, आर्टिकल 268 क्या कह रहा है कि जो ये केंद्र लगाएगा, ठीक है, केंद्र क्या करेगा, उस पर इम्पोज करेगा, परंतु इसमें जितने भी कर होंगे वो कौन कौन करेगा इकट्ठा, केंद्र इकट्ठा करेगा और केंद्र अपने ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब उसके ऊपर ही विनिमय किया जाएगा, विनियोजित किया जाएगा। इसमें एग्जांपल्स है कि जैसे कि आपके यूनियन लिस्ट में बताए गए सारे जितने भी स्टैम्प ड्यूटीज हैं, जितने भी यूनियन लिस्ट के मेडिसिन हैं या प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स हैं, इनके ऊपर जो कर होते हैं वो इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आ जाओ आर्टिकल 269। आर्टिकल 269 क्या है कि सेंटर लगाएगा भी और सेंटर कलेक्ट भी करेगा। ठीक है, आर्टिकल 269 क्या कह रहा है, सेंटर लगाएगा भी और सेंटर कलेक्ट भी करेगा, और डिस्ट्रीब्यूट कौन कहाँ पर होगा या इसका नियोजित कहाँ पर होगा, ये होगा आपके स्टेट्स में। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि इसके अंदर आपके कंसोलिडेटेड फंड्स नहीं आते, या जो संचित निधियां होती है वो नहीं आते, इवन जो समाचार पत्रों पर कर लगता है वो भी नहीं होता है। बाकी जितने भी क्रय विक्रय, जितने भी सेलिंग एंड परचेजिंग का आपके टैक्सेस होते हैं वो सारे इस पर वर्कआउट करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ आर्टिकल 270। आर्टिकल 270 का कहता है कि इम्पोज और कलेक्ट दोनों कौन करेगा, यूनियन करेगा, बट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि यूनियन से स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट होगा। याद रहे, यूनियन से स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये आपका आर्टिकल 270 कहता है। क्लियर है, लेकिन याद रखना कि एक 18th अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, 18th अमेंडमेंट हुआ जो कि 2000 में हुआ। ठीक है, इसमें क्या था कि पहले इनकम टैक्स और आपके एक्साइज ड्यूटी, इनकम आयकर और आपके उत्पाद कर जो होता है, शुल्क जो था, वो पहले क्या था कि आपका केंद्र इकट्ठा करेगा, इम्पोज करेगा, बांटेगा, ऑल दोस थिंग्स।
पर जब ये अमेंडमेंट हुआ तो लैंग्वेज इसकी 270 की बदल दी गई और ये बोला गया कि 268 269 में छोड़कर जितने भी आप जिसमें बातों को छोड़कर 268 और 269, ठीक है, मतलब ये 269 की बात कहाँ पर की जा रही है, आपके कंसोलिडेटेड संचित नदी, तो 268 और 269 को छोड़कर जितने भी कर होंगे वो सब के सब क्या होंगे, आपके राज्य और केंद्र के मध्य डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर है। नेक्स्ट आपका अमेंडमेंट आता है 268 88वां अमेंडमेंट जो कि 2003 में हुआ, उसमें 268A को जोड़ा गया। उसमें क्या किया गया, 268 को जोड़ा गया और बोला गया कि सर्विस टैक्स जो है या आपकी सेवा कर, ये सेवा कर जो है वो एक संवैधानिक है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा ही नहीं है उठा के दे दिया है। फिर आपका 101 अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन जो 2016 में हुआ, उसमें क्या बोला गया कि उसमें बोला गया कि पहली बार तो हम 268 को जो लगाए हैं वो ऑमिट कर देंगे, वो हटा दिया गया है, इसका मतलब सर्विस टैक्स हटा दिया है, परंतु इसमें 269A को जोड़ा गया है, ठीक है, याद रखना 268A को हटाया गया है और 269A को जोड़ा गया है और साथ में ये बोला गया है कि जो आपके ट्रेड और कॉमर्स में, ठीक है, ट्रेड और कॉमर्स में आपका जो टैक्स लगता है, मतलब व्यापार और वाणिज्य में जो सर्विस टैक्स लगता है वो लिया जाएगा, वो आपका 269A कहता है। और इसमें जीएसटी काउंसिल यानी गुड्स एंड ट्रेड की जो गुड्स एंड सर्विस की जो टैक्स होती है उसके परिषद की स्थापना होगी और उसके रिकमेंडेशन पर होगा ये सारी चीज। क्लियर है इतना? ओके, सो व्हाट आई हैव डन, हम लोगों ने इस आर्टिकल इस मॉड्यूल में क्या देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है रेवेन्यू का यूनियन और स्टेट में, साथ में हम लोगों ने क्या देखा, जितने भी संविधान संशोधन, इतना क्लियर है? तो आई होप इसको रिवीजन करने में आपको 5 मिनट से भी कम समय लगा है। अब हम लोग जो मॉड्यूलेशन से हिसाब से कर चुके थे, लेकिन अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो वित्त संबंध के लिए हमारे पास रह गए हैं, बाकी वी हैव डन एवरीथिंग राइट, जो जो इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्या देखेंगे, पहला हम लोग देखेंगे आर्टिकल 275 जो कि ये कह रहा है कि ग्रांट एड्स होंगे, मतलब ग्रांट्स या अनुदान स्टेट को दिए जाएंगे, ठीक है, अनुदान स्टेट को दिए जाएंगे और कौन देगा, सेंटर देगा आपके स्टेट्स को। क्लियर है, इसमें इसकी बात की गई है। और दूसरा बात क्या किया गया है इस आर्टिकल में कि अगर कोई शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जैसे कि आपके जो अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी कम्युनिटी के लिए कुछ अगर ऐसा है तो भी संचित निधि से कौन दे सकता है, संघ राज्य को दे सकता है अनुदान। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसका उल्लेख आर्टिकल 280 में किया गया है, ठीक है। लेकिन क्या है फाइनेंस कमीशन, ये देखिए, अब ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि जो वित्त आयोग होता है वो परमानेंट, जो हमारा वित्तीय रिलेशनशिप होती है वो परमानेंट होती नहीं है, वो हर 5 साल में रिन्यूड होती है। किसके द्वारा रिन्यूड होती है? प्रेसिडेंट के द्वारा रिन्यूड होती है, जो कि एक वित्त आयोग की स्थापना करता है या जो फाइनेंस कमीशन की स्थापना करता है। सो ये जो वित्त आयोग है आपका, तो अभी रिसेंट वाला कब बना था, 2001 21 से 22 तक, ठीक है, ये बना था। अब ये क्या है, ये 15वां वित्त आयोग है हमारे देश का, ठीक। अब इसमें मेंबर्स टाइप के एक चेयरपर्सन होगा और 4 मेंबर्स होंगे। तो अभी रिसेंट के चेयरपर्सन कौन है? एनके सिंह है। बाकी मेंबर्स क्या है? अजय नारायण, प्रोफेसर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लारी एंड डॉक्टर योर रमेश चंद। ओके, ये तो हम लोग जानते हैं। अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? एक्चुअली इनकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो हमारी पार्लियामेंट या हमारी संसद डिसाइड करती है। कैसे क्वालिफिकेशन होना चाहिए? उनको एक हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, वैसा एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट उनके पास वो अकाउंटिंग के स्पेशलिस्ट होना चाहिए, इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट होना चाहिए, राइट। उनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करना चाहिए, उनको नॉलेज होना चाहिए बहुत अच्छा पब्लिक अकाउंट्स के बारे में। सो ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट एग्जांपल फॉर दैट, बट ये डिसाइड कौन करेगा? संसद डिसाइड करेगा। नेक्स्ट अब ये काम क्या करेंगे? ये देखो, ये पहली बात तो ये काम करेंगे कि कितना रेवेन्यू जो है, राजस्व का जो वितरण है, वो उसके लिए फॉर्मुलेशन बनाएंगे। आई थिंक राइट नाउ इट इज 42%। तो उसका फॉर्मुलेशन बनाएंगे, प्लस जो ग्रांट्स दिए जाते हैं यूनियन का स्टेट को, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, उनको डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है कि एक अगर राष्ट्रपति के पास कुछ ऐसा काम है जो वो वित्त आयोग को देना चाहती है, रिकमेंड करना चाहती है, तो वो काम भी यही करेंगे, फाइनेंस करेंगे।
ठीक है। तो ये आपका वित्त आयोग है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड। इसकी किस में बात की गई है? आर्टिकल 280 में। अब आर्टिकल 281 पर आ जा। आर्टिकल 281 क्या कहता है? चलो वित्त आयोग ने सारे काम कर ले, लेकिन वो पेश कहाँ करेगा? अपनी सिफारिशों को समक्ष कहाँ रखेगा? संसद में रखेगा। याद रहे, पार्लियामेंट में फाइनेंस कमीशन अपने सारे रिकमेंडेशंस को रखता है, सारे सिफारिशों को रखता है। आर्टिकल 282 क्या कहेगा? आर्टिकल 282 विवेकाधीन ग्रांट्स के बारे में बात कर रहा है, अनुदानों के बारे में बात कर रहा है, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स के बारे में। अब ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स क्या होते हैं? एक्चुअली देखो, जो यूनियन होता है, जो संघ होता है, राज्य को कुछ ग्रांट देता है अपने विवेकाधीन। अब विवेकाधीन मतलब कितना भी देता है। अब जो दे रहा है, पैसे तो नहीं दे सकता, पहले तो वो सारी चीजें फॉर्मुलेशंस है, राइट? वी हैव स्टडीड इन 269 ऑल कंसोलिडेटेड फंड्स एंड ऑल दोस थिंग्स नॉट इंक्लूडेड। सो पर यहाँ पर क्या है? वो विवेकाधीन अनुदान देता है, और वो कहता है कि कब देगा, कैसे सिचुएशंस पर देगा? जो जन कल्याण हो, ठीक है। जन कल्याण यानी कि जन कल्याण यानी किस टाइम, समय का जन कल्याण। अगर कभी सुनामी आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो ये ऐसे टाइम पर विवेकाधीन फंड्स दिए जाते हैं। कौन देगा? संघ देगा, राज्य। क्लियर है इतना? आई थिंक वी हैव डन ऑल द आर्टिकल्स एंड ऑल दोस थिंग्स, बट दो आर्टिकल और है, आर्टिकल 291 और आर्टिकल 293। आर्टिकल 291 और 293 दोनों किसके बारे में बात करते हैं? दोनों ही बात करते हैं आपके रूल्स के बारे में। एक राज्य लेगा और एक रूल कौन लेगा? आपका केंद्र, रिविजन का। कि आर्टिकल 292 और आर्टिकल 293, अनुच्छेद 292 और अनुच्छेद 293 इस बात के बारे में डिस्कस कर रहा है कि कैसे ऋण के बारे में, ठीक है, लोन्स के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो 292 कह रहा है कि यूनियन के द्वारा या कर लिए ऋण लिए गए हैं या उधार लिए गए हैं, संघ द्वारा उधार लिए गए हैं या ऋण लिए गए हैं। उधार थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लग रहा है, ऋण लिए गए, ठीक है। और ये आर्टिकल 293 क्या कह रहा है? जो स्टेट्स के द्वारा ली गई है। अब आर्टिकल 287 एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा है। ये कह रहा है कि राज्य के बीच में जो रेलवेज दौड़ रही है, अब देखो रेल क्या थी? संघ सूची का था। तो राज्य के बीच में जो रेल दौड़ रही है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है रेलवेज के द्वारा, तो उसमें बिजली का यूज हो रहा है। जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है उस पर राज्य कोई भी कर नहीं लेगा। राज्यों के बीच में जा रहा है तो राज्य पर उसमें कोई कर नहीं लेगा। ओके। अब आ जाओ जीएसटी काउंसिल पर। जीएसटी काउंसिल हमारे कौन से में है? 279A में डिफाइन किया गया है। इसमें दो टाइप के मेंबर्स होते हैं। पहली बात तो इसके मेंबर्स जो होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है। सो फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन के फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन के फाइनेंस मिनिस्टर के पास 1/3 पावर होती है और स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर के पास 2/3 पावर होती है। लेकिन जो भी चीजें पास होगी उसमें 75% बहुमत का बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये आपका जीएसटी काउंसलिंग गुड एंड सर्विस टैक्स हो गया। ओके। ना एक पॉइंट और बचा है कि हम देखो इसमें बहुत सारे आयोग बनते गए हैं, बट दो आयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक था राज्य मंडाल आयोग और एक था हमारा सरकारी आयोग। राज्य मंडाल आयोग की सिफारिशें क्या थी? उसने ये कहा था कि स्टेट्स को ज्यादा पावरफुल बनाओ, इंटर स्टेट एक काउंसिल का डेवलपमेंट करो, राष्ट्रपति शासन को खत्म किया जाए, और जो अवशिष्ट जो शक्तियां हैं जो केंद्र के पास है उसको भी खत्म करो, और वित्त आयोग जो है, जो हमारा फाइनेंस कमीशन है, उसको एक परमानेंट बॉडी बनाओ। नेक्स्ट जो दूसरा है हमारा सरकारी आयोग। सरकारी आयोग में क्या था? 3 मेंबर्स थे। इसमें उसने बोला कि जो केंद्र है वो ज्यादा पावरफुल रहेगा। आर्टिकल 263 के अकॉर्डिंग इंटर स्टेट काउंसिल बनाओ। फिर उसने बोला कि राष्ट्रपति शासन जो होगा हमेशा अंतिम विकल्प होगा, लास्ट चॉइस जो होगा वो राष्ट्रपति शासन होगा। या निगम कर हुआ, आय कर हुआ, उत्पाद कर हुआ, इन सब पर संविधान संशोधन करो, इन सब पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाए। और लास्ट उसने बोला कि जो राष्ट्रीय विकास आयोग जो बनाया, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन जो बनाया, उसका नाम हटा के उसमें आर्थिक ऐड करो, ठीक है, उसमें फाइनेंस का ऐड करो। सो दिस रिकमेंड दैट कि नेम इट एज ए राष्ट्रीय आर्थिक और विकास आयोग, नेशनल फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कमीशन। ठीक है, इतना क्लियर है? ये हमारा पूरा का पूरा फाइनेंस कमीशन था। इफ एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट मी। अगर आप लोग को जो है आप मुझे टेक्स्ट करो एंड आई विल थिंक